नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। देर रात 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें आईएएस राजीव स्वरूप को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि महामारी में अतिरिक्त मुख्य सचिव की कमान संभाले रोहित कुमार सिंह नए गृह सचिव होंगे। साथ ही 5 संभागीय आयुक्तों को भी बदला गया है। आदेश के अनुसार दिनेश कुमार यादव को ग्रेटर नगर निगम जयपुर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 17 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर के रूप में अंतर सिंह नेहरा को लगाया गया है, जबकि आबकारी विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी डॉक्टर जोगाराम को दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में बड़ा फेरबदल किया गया है। आईएएस अधिकारियों 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल देर रात में हुआ है और राजीव स्वरूप को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि महामारी में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जो कमान संभाल रहे थे रोहित कुमार सिंह, उन्हें नया गृह सचिव बनाया गया है। साथ ही 5 संभागीय आयुक्तों को भी बदला गया है। आदेश के अनुसार दिनेश कुमार यादव को ग्रेटर नगर निगम जयपुर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 17 जिलों के जो कलेक्टर हैं उनके भी तबादले किए गए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर के रूप में अंतर सिंह नेहरा को लगाया गया है। वहीं आबकारी विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी डॉक्टर जोगाराम को दी गई है। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। रोहित कुमार सिंह तो गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया होंगे, जबकि निवर्तमान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को रिटायरमेंट के 3 महीने पहले ही पद से हटा दिया गया है। फिलहाल सरकार ने डीबी गुप्ता को कोई पोस्ट नहीं दी है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव स्वरूप का जन्म 8 अक्टूबर 1960 को उत्तर प्रदेश में हुआ। राजीव स्वरूप ने हिस्ट्री से एमए किया है। राजीव स्वरूप अक्टूबर महीने में रिटायर होंगे। सरकार ने राजीव स्वरूप के स्थान पर मेडिकल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को लगाया है। रोहित कुमार सिंह अब गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। तो कौन है राजीव स्वरूप, आपको हम बता रहे हैं। 1985 बैच के आईएएस अफसर थे। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है और नई जिम्मेदारी दी गई है उनको। 8 अक्टूबर 1960 को यूपी में जन्म हुआ। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देर रात सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए प्रेम मीना जयपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रेम मीना, एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है और इसके पीछे वजह क्या है? देखिए माजिद, मैं आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल हम राज्य के नए मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के आवास के बाहर खड़े हैं। जहाँ तक बड़े फेरबदल के कारण है तो इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि कोरोना काल में कुछ जिलों के कलेक्टरों के कार्यकाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाखुश दिखाई दे रहे थे। यही एक प्रमुख वजह बताई जा रही है। संभवतः यही कारण है कि राज्य सरकार ने देर रात 17 जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं। इसके अलावा 8 एसीएस स्तर के अधिकारी है, उनका भी तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा 16 प्रमुख शासन सचिव है, उनको भी सरकार ने बदल दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो निर्णय गहलोत सरकार का रहा वह है राज्य के ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के चयन का। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को ब्यूरोक्रेसी का नया मुखिया बनाया गया है। निवर्तमान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को रिटायरमेंट के 3 महीने पहले ही पद से हटा दिया गया है। इसके पीछे ठोस वजह फिलहाल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान राजीव स्वरूप ने जो कार्य किया था उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। संभवतः इसी की वजह से राजीव स्वरूप को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। माजिद, ये एक सवाल मेरा ये है कि राजीव स्वरूप को तो बना दिया गया है, लेकिन डीबी गुप्ता को हटाने के बाद उन्हें कोई पोस्ट नहीं दी गई है। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है?
जी बिल्कुल माजिद जी, आपने सही कहा। निवर्तमान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को सरकार ने सचिवालय से बाहर जरूर कर दिया है, लेकिन फिलहाल उनको कोई पोस्ट नहीं दी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि निवर्तमान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सेंट्रल डेपुटेशन पर जा सकते हैं और केंद्र सरकार में उनको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि ये कयास है, अनुमान है। डीबी गुप्ता जी को क्यों हटाया है, इसके पीछे अभी ठोस वजह सामने नहीं आई है। माजिद, एक चीज और बताइए मीना जी की जैसे डीबी गुप्ता है, उनका रिटायरमेंट 3 महीने को बचा है और जो विकास स्वरूप है इनके भी रिटायरमेंट आस ही पास हैं, तो ये फैसला लेना कितना उचित है? देखिए, राज्य की ब्यूरोक्रेसी में एक परंपरा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, पिछली वसुंधरा सरकार के समय भी लगातार 3-3 महीने के लिए नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे। पहले एनसी गोयल को बनाया गया था, उसके बाद फिर डीबी गुप्ता जी का कार्यकाल जरूर लंबा रहा था, लेकिन अशोक जैन का कार्यकाल भी ज्यादा नहीं रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में इस तरह के बदलाव होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है राज्य के मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री किस ब्यूरोक्रेट्स की बात से पसंद करता है, उसी के आधार पर ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया का चयन करता है। तो 4 महीने के लिए राजीव स्वरूप को फिलहाल राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी का नया मुखिया बनाया है। राजीव स्वरूप का रिटायरमेंट अक्टूबर महीने में है। ऐसा भी माना जा रहा है कि राज्य सरकार 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है और राजीव स्वरूप 7 महीने तक राज्य के मुख्य सचिव रह सकते हैं। माजिद, प्रेम, जिस तरह से कोरोना को लेकर बात की जा रही है कि परफॉर्मेंस को लेकर अधिकारियों की जा रही है, 100 हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, कोरोना से जंग लड़ने में भी अच्छी भूमिका यहां पर निभाई जा रही है। ऐसे में 103 जो है अधिकारियों के तबादले रातों रात कर दिए जाते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए माजी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही ब्यूरोक्रेसी को बदलने की पुरानी रवायत रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने जैसे ही शपथ ग्रहण की थी, उसके तत्काल बाद ही बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रेट्स के तबादले कर दिए थे। यानी पिछली वसुंधरा सरकार के समय तमाम जिला कलेक्टर जो लगाए गए थे, उन सभी को हटा दिया गया था। ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वह किस ब्यूरोक्रेट से किस स्तर पर काम लेना चाहती है और उस ब्यूरोक्रेट्स का आकलन किस तरह करती है। ब्यूरोक्रेसी में बदलाव एक रूटीन प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन जिस तरह राज्य सरकार ने अचानक 103 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं, इसके पीछे प्रमुख वजह यही बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन के दौरान फैसला सरकार ने किया है, कलेक्टर की पावर में कटौती की है, इसको कैसे देखा जाए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देर रात गहलोत सरकार ने कलेक्टर्स की जो पावर थी उसमें भी कटौती कर दी थी। यानी अब जिला कलेक्टर चारागाह भूमि को आवंटित नहीं कर सकता था। पहले जिला कलेक्टर सरकारी प्रयोजन के लिए 4 एकड़ भूमि सरकारी प्रयोजन के लिए आवंटित कर सकता था, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने ये अधिकार जिला कलेक्टर से छीन लिए हैं और अब राज्य सरकार खुद तय करेगी कि चारागाह भूमि आवंटित करनी है या नहीं करनी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जहां जिला कलेक्टरों की पावर में कटौती की है और बड़े स्तर पर तबादले किए है, यह एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि ब्यूरोक्रेसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाए। यदि ऐसा नहीं करती है तो सरकार उनको बदलने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी। माजिद जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रेम। तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जहां पर कलेक्टर की पावर में भी कटौती की है और रातों रात 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, साथ में मुख्य सचिव को भी बदल दिया है। विकास स्वरूप अब नए प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। बढ़ते अगली खबर पर, अलवर जिले का थाना गाजी एक बार फिर सुर्खियों में है। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। पति के सामने युवती से गैंगरेप, जेठ देवर ने की इज्जत तार तार, प्राइवेट पार्ट पर किया लोहे से वार। तारीख 30 जून, थाना गाजी इलाका।
यहाँ एक बार फिर महिला के साथ गैंगरेप की शर्मनाक वारदात हुई है। यहाँ परिवार के कुछ भेड़ियों ने महिला और उसके पति पर पहले जानलेवा हमला किया, उसके बाद महिला की इज्जत को तार तार कर दिया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी लोहे की छड़ से बुरी तरह जख्मी कर दिया। होश आने पर पति ने पुलिस से मदद मांगी तो कानून के रखवालों ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उल्टा उसे ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस आकर के उन्होंने वो आई थी, देखी थी, मगर नीचे मेरे पति बोला कि मेरी पत्नी यहीं पर है, मगर इन्हें उतरने नहीं दिया, इन्हें देखने नहीं दिया। और पुलिस आते ही इन्हें ही गिरफ्तार, ये बिल्कुल भी दोषी नहीं है, निर्दोष है। मेरे पति को गिरफ्तार कर करके वापस लेकर के चली गई। सबको बताया तो सीआई साहब ने कहा तुम्हारे खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मैंने पूछा किस कारण, कि तुम्हारे पिताजी के दांत तोड़ दिए और तुम वहां से चोरी करके लेके आ गए। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस 3 दिन बाद राजीव गांधी अस्पताल पहुंची, जहां पीड़िता के बयान के आधार पर उसी के 2 जेठ और 1 देवर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पहले महिला ने गैंगरेप और बर्बरता की बात नहीं बताई थी। जब महिला यहाँ अस्पताल में एडमिट हुई तब डॉक्टर की उपस्थिति में उसके पर्चा बयान लिए गए। पर्चा बयान में रेप का एलिगेशन नहीं था। जो एलिगेशन लगाए गए डॉक्टर की उपस्थिति में, उस पर्चा बयान पर मुकदमा कल ही दर्ज किया गया है। आज सुबह समय महिला ने कंट्रोल रूम को जरिए टेलीफोन बताया था कि भाई मेरे साथ रेप की घटना भी हुई है। उनके बयानों के आधार पर वो धारा उसी प्रकरण में ऐड की गई है। सामूहिक गैंगरेप हो या बलात्कार, गंभीर से गंभीर मामलों में अलवर पुलिस की संवेदनहीनता आए दिन दिखाई देती है। शिकायत के बाद भी कई दिनों तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सीआई विष्णुदत्त खुदकुशी मामले में जांच तेज हो गई है। सीबीआई एसपी डीएम शर्मा गुरुवार को चूरू पहुंचे। सीबीआई ने मामले को से जो जुड़े केस हैं उसका रिकॉर्ड खंगाला। चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम ने लंबी पूछताछ की गई और आज सीबीआई की टीम राजगढ़ पहुंचेगी और यहां सीआई विष्णुदत्त के सरकारी आवास की पड़ताल करेगी। बता दें कि 23 मई को सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई का शव उनके सरकारी आवास में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था। के बाद आपका स्वागत है और आप बात करते हैं कोरोना अपडेट की। कोरोना अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि बड़ोदरा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पॉजिटिव केसों की संख्या की बात की जाए तो 18,660 के पार पहुंच चुकी है मरीजों की संख्या और आज 350 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 430 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इलाज के बाद राहत की खबर यह है कि 14,630 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं सबसे बड़ी राहत की खबर एक ये भी है कि 80.1% की दर से मरीज ठीक हो रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट जो है वो 80% से प्रदेश में ज्यादा हो गई है। पूरे देश में रिकवरी रेट सबसे अच्छी बड़ोदरा की है। और जिलेवार तरीके से अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर जयपुर में सबसे ज्यादा 3,388 मरीजों की संख्या है, जोधपुर में 2,923 मरीज हैं, भरतपुर में 1,671, पाली में 1,146, उदयपुर में 735, धौलपुर में 701 मरीजों की संख्या अब तक हो चुकी है। वहीं कोटा की बात की जाए तो यहां पर 682, नागौर में 657, अलवर में 598 मरीजों की संख्या अब तक हुई है। वहीं सीकर में 567 और अजमेर में 540 मरीज अब तक हो चुके हैं। वहीं कोरोना योद्धाओं को इंडिगो की बड़ी सौगात मिली है। जी हां, डॉक्टर और नर्सों के हवाई किराए में 25% की छूट दी गई है। 31 दिसंबर 2020 तक यात्रा का लाभ ये उठा सकेंगे। आई कार्ड से टिकट बुक कराते समय ये छूट मिलेगी। आपको बता दें कि महामारी में फ्रंट लाइन पर ये जो स्वास्थ्यकर्मी है वो काम कर रहे हैं, जिसकी सौगात इंडिगो ने दी है। वहीं एक और अच्छी खबर आपको बता दें कि देश का स्वदेशी एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट को रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म ने लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए 100 लोग एक साथ एचडी कॉलिंग कर सकते हैं। ये ऐप गूगल और आईफोन के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
इसमें कॉल शुरू करने के लिए किसी कोड या इनवाइट्स की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी किया जा सकेगा और इसके लिए इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप न सिर्फ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं बल्कि स्क्रीन शेयर की भी जो है सुविधा है। जो नौकरी पेशा हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें इस ऐप से काफी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐप बिल्कुल फ्री है और किसी तरह की चार्ज देने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जियो बीट के लिए जो है रिलायंस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा और ये जो है लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। खासतौर पर जो प्रोफेशनल लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको भी इससे बहुत फायदा होगा। जिस तरह से हम दूसरे जो ऐप्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसी तरह का ऐप ये रिलायंस जियो ने भी लॉन्च कर दिया है। HD क्वालिटी की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। हालांकि इसमें और जो ऐप्स हैं उनसे ज्यादा बेहतर सुविधा यहां पर दी गई है और खास बात यह है कि ये जो सुविधाएं आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप मरुद्रा में घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो उठ जाइए, यह खबर आपके लिए है। शहर में एक घर हो अपना, यह सपना हर शख्स देखता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और लेट लतीफी को सोचकर घर बनाने का प्लान लोग कैंसिल कर देते हैं। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें अब लोग मनचाही जगह पर आसानी से सपनों का महल बना सकते हैं। ये मोटी बात तो यह है कि मकान बनाना जो चाहता है वो नगर निगम के और JDA के और UITs के चक्कर लगाता रहता है। हम उन सबको उसको बिल्कुल बरी करना चाहते हैं। हम ये रखना चाहते हैं कि आर्किटेक्ट से वो नक्शा बनावे, आर्किटेक्ट जो है उस नक्शे को जो है अप्रूव कर दे, हम उसी को मान लेंगे कि साहब ये इसको इजाजत दे दी जाएगी। एक नजर डालते हैं आखिर मकान बनाने में वो कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो आसान होने जा रही है। प्लॉट खरीदने से पहले देख सकेंगे ऑनलाइन रिकॉर्ड, प्लॉट का पट्टा बनवाने का काम होगा ऑनलाइन, मकान के नक्शे के लिए अब ऑनलाइन आवेदन, निजी आर्किटेक्ट का नक्शा मंजूर करेगी सरकार, छोटे भूखंड पर ज्यादा ऊंचाई का हो सकेगा निर्माण, पानी बिजली कनेक्शन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, सभी तरह के टैक्स भी ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। अगर सरकार की यह पहल रंग लाई तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी और निकायों को भी बदले में टैक्स मिलेगा, जिससे विकास को रफ्तार दे सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। जयपुर के पंडित गौरीशंकर का परिवार एक मादा बंदर और उसके बच्चे की सेवा में जुटा हुआ है। दरअसल तस्वीरों में नजर आ रही बेबस मादा बंदर बच्चे के लिए खाने की तलाश में भटक रही थी। तभी पावटा तहसील के टसकोला गांव में करंट लगने से बच्चा और मां बेसुध हो गए थे। ऐसे में ये परिवार फरिश्ता बनकर सामने आया। परिवार का कहना है कि करंट लगने से मादा बंदर का गर्दन और एक हाथ झुलस गया है, जिसमें सुधार होने तक इसकी सेवा जारी रहेगी। धौलपुर में लाखों की तादाद में टिड्डियों के 3 दलों ने डेरा डाल रखा है। ये आसमानी आफत शहर पुरानी छावनी, ओढ़ेला और सैबो इलाके के गांव के साथ चंपल के किनारे गांव में मंडरा रही है। शुरुआत में ये दल 5 किलोमीटर लंबा था। इसके साथ टिड्डियों के दल ने बहुत बड़ा आकार ले लिया। टिड्डियों के कहर से लोगों में दहशत फैल गई है और वो थाली पीटकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खेतों में फसल नहीं होने की वजह से नुकसान की संभावना कम है, लेकिन यदि इनका प्रकोप इसी तरह बढ़ता रहा तो क्षेत्र के किसानों को दिक्कतें हो सकती हैं। धौलपुरवाड़ा रोड है, सैको धौलपुरवाड़ा, इस पर और ये मूव कर रहा है काफ़ी। तो अभी ये देखते हो कहाँ बैठता है, तो उसके अनुसार देखते हैं। ये करीमपुर और इनके और पास के गांव हैं, यहाँ इनके बैठने की संभावना है।
तो इधर अलवर में टिड्डी दल के आने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बहरोड के अनंतपुरा गांव के आसपास जो है टिड्डियां, वो कहर उनका देखने को मिल रहा है। यह आसमानी आफत हरियाणा के भगवाड़ी गांव में एंट्री ले चुके हैं। किसानों को टिड्डियों को खदेड़ने के लिए देसी तरीके अपनाने पड़ रहे हैं और उड़ते आतंक से निपटने के लिए कृषि विभाग की ओर से ठोस पहल नहीं किए जाने से किसान मायूस हैं। तो देश के मजदूर संगठन श्रमिकों के हाल बेहाल हैं। अनदेखी के खिलाफ आज प्रदर्शन करेंगे। जयपुर में श्रम आयुक्त कार्यालय पर सुबह 11 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। ये आंदोलनकारी काली पट्टी और काले छाते के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये मजदूर संगठन प्रधानमंत्री तक जो है श्रमिकों की बात ट्वीट के जरिए पहुंचाएंगे। रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री के मुताबिक ये देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सरकार की श्रमिक विरोधी नीति, उनकी अनदेखी के खिलाफ समेत जो है कई मांगों को लेकर किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में इंटक, एटा, HMS और C2 राज, C2 एक्ट 2 समेत कई कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। इसमें भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियों को लेकर रेलवे, बीमा, बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की प्राइवेटाइज करने की नीति को लेकर देश भर के श्रमिक 3 जुलाई को राष्ट्र में विरोध दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में श्रम आयुक्त कार्यालय पर इंटक, एटक, HMS, C2, राजस्थान C2, एक्ट 2, बैंक, बीमा, रेलवे और अन्य कर्मचारी फेडरेशन के साथी विरोध प्रदर्शन करेंगे। काला छाता लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए अब बात सीकर के शहीद लाल दीपचंद वर्मा की करते हैं। कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। सीकर के लाल दीपचंद का पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। दीपचंद वर्मा के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव बावड़ी गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जवान दीपचंद वर्मा जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग पर थे, तभी आतंकियों ने उनके दल पर हमला कर दिया था, जिसमें दीपचंद वर्मा घायल हो गए। आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। वो सीकर जिले के बावड़ी गांव के रहने वाले थे। अशोक गहलोत जी का सीधा संदेश है कि बच्चों की परवरिश, पढ़ाई आदि के लिए, और जैसे MLA साहब ने कहा कि मूर्ति के लिए विधायक कोष से या अन्य जो आवश्यकता होगी निश्चित रूप से वो कार्य किए जाएंगे। लाडले ने देश की खातिर शहीद हुए हैं। मैं उनके माँ बाप को प्रणाम करता हूँ और पुनः उनको मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये दुख झेलने की क्षमता दे। केंद्र सरकार की जो भी सहायता की चीज़ है, मैं स्वयं उसके लिए प्रयासरत रहूँगा और जो भी पैकेज होगा हम उसको देंगे। अन्य भी इस बच्चों की परवरिश के लिए, शिक्षा के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उन बच्चों का ध्यान रखें। परिवार हमारा है, क्योंकि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक परिवार को अपना मानता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।